जय हिंद साथियों। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो कंपलसरी पेपर है फोर्थ सेमेस्टर में, जिसका पेपर टाइटल है शारीरिक शिक्षा एवं योग। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव सॉल्व पेपर जो आप सबके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपका फोर्थ सेमेस्टर में जो को करिकुलर कोर्स है उसका नाम है शारीरिक शिक्षा एवं योग। इसे को करिकुलर कोर्स के नाम से जानते हैं, या कंपलसरी पेपर कहिए या अनिवार्य प्रश्न पत्र कहिए। ठीक है, ये आपका OMR सीट पर ही होता है। चाहे आपका एग्जाम रिटन पैटर्न यानी लिखित अगर एग्जाम होता है तब भी ये ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तब तो ये ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो आज की इस क्लास में हमने 100+ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास आपको हिंदी लैंग्वेज में मिलेगी। और चलिए आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फोर्थ सेमेस्टर में जो पेपर टाइटल आपका था अनिवार्य प्रश्न पत्र का, उसका नाम है शारीरिक शिक्षा एवं योग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला आपका प्रश्न है शारीरिक शिक्षा है। तो शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास ही शारीरिक शिक्षा कहलाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन दिया था शारीरिक प्रशिक्षण, शारीरिक निष्पादन, उपयुक्त सभी। तो आप इसको क्या टिक करेंगे? शारीरिक विकास। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ शरीर होने से ही मन के कार्य विधि सुगम तथा सुनिश्चित हो जाते हैं। यह किसका कथन था? तो ये कथन था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये कथन किसका था? ये रूसो का कथन था। ऑप्शन नंबर 7 इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था कि स्वस्थ शरीर होने से ही मन की कार्य विधि सुगम तथा सुनिश्चित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक और मानसिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। ये किसका कथन था? तो ये कथन था दोस्तों हर्बर्ट स्पेनर का। किसका था? हर्बर्ट स्पेनर ने कहा था कि जो व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक और मानसिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था शारीरिक शिक्षा आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह भावी जीवन के लिए तैयार करती है, या स्वर्गागीण विकास में सहायता है, या बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक विकास करती है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन, क्योंकि शारीरिक शिक्षा इन सभी का अनुसरण करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का जो सिद्धांत है दोस्तों वो क्या दिया गया है? पहला तो ऑप्शन था कि बीमारी की दशा में कोई व्यायाम न करना। ठीक है, बीमारी की दिशा जब दशा होती है तो उसमें कोई व्यायाम ना करना, खाली पेट व्यायाम करना, निपुण प्रशिक्षण से शारीरिक शिक्षा प्राप्त करना। तो यहाँ पर आपके सभी कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर द इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत है कि बीमारी की दशा में आप कोई भी व्यायाम ना करें, खाली पेट व्यायाम आपको करना चाहिए, निपुण प्रशिक्षण से शारीरिक शिक्षा प्राप्त करना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सभी शिक्षा और सभी प्रशिक्षण का परिणाम मनुष्य का बनना चाहिए। यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन आपको ध्यान देना है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था? कि सभी शिक्षा और सभी प्रशिक्षण का परिणाम मनुष्य का बनना चाहिए, या मनुष्य का बनना होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप था। तो वैदिक काल में जो शारीरिक शिक्षा का रूप था वो सैनिक प्रशिक्षण से था, नृत्य एवं संगीत से था, और शस्त्र शिक्षा से था। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। ये सभी वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का जो रूप था वो क्या था? वो था सैनिक प्रशिक्षण, नृत्य एवं संगीत, शस्त्र शिक्षा। ये सभी अगर ऑप्शन में मिल रहे हैं तो आप डी टिक करेंगे। अन्यथा आपको ध्यान रखना, अगर ऑप्शन सैनिक प्रशिक्षण मिल जाए, या नृत्य एवं संगीत मिल जाए, या शस्त्र शिक्षा मिल जाए, तो आप किसी भी ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगर सब दिया रहेगा तो आल आप एबव पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको ध्यान देना है कि शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, बच्चों में सर्वांगीण विकास करना, ये शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सा आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आधुनिक युग की देन। आधुनिक युग की देन क्या है?
तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि शारीरिक श्रम के प्रति घृणा का भाव, वीडियो गेम, मोबाइल फ़ोन। तो ये आधुनिक देन यही है। आधुनिक आज देख रहे हैं आप सब ज़्यादातर फ़ोन में बिजी हो रहे हैं, ना तो अपने शरीर पर ध्यान दे रहे हैं। शारीरिक श्रम के प्रति बिल्कुल घृणा जो पैदा करा वो सोशल मीडिया है। दूसरा आ जाता है कि वीडियो गेम और मोबाइल फ़ोन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप टिक करेंगे, उपयुक्त सभी, यही आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। शरीर को हम किस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है कि जीवन शैली में बदलाव द्वारा, शारीरिक शिक्षा द्वारा, शारीरिक श्रम द्वारा या इन सभी द्वारा। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इन सभी। इन सभी के द्वारा हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, यानी कि जीवन शैली में अगर हम बदलाव करते हैं तो हमारा शरीर क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। शारीरिक शिक्षा अगर हमें मिली रहेगी तो हम अपने शरीर का रखरखाव कर पाएंगे, और शारीरिक श्रम भी आपके इसके अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शामिल लोक सेवा कार्यक्रम शारीरिक शिक्षा में ज्ञान दिलाने के साथ और क्या कार्य करता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये इन सभी का कार्य करता है। ऑप्शन डी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी आपका उत्तर सही होगा। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर, दूसरा है प्राकृतिक एवं पर्यावरण पर, समाज शास्त्रीय, जैविक एवं मनोवैज्ञानिक ज्ञान देने पर। तो ये सभी इसके अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में जो शामिल लोक सेवा कार्यक्रम है, जिसे शारीरिक शिक्षा में ज्ञान देने के साथ साथ और क्या कार्य करता है? तो ये ज्ञान देने, शारीरिक शिक्षा का ज्ञान तो देता ही देता है, इसके साथ साथ स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, प्राकृतिक एवं पर्यावरण पर विशेष ध्यान होता है, और समाज शास्त्रीय, जैविक एवं मनोवैज्ञानिक ज्ञान देते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का परंपरागत व्यायाम क्या है? भारत का परंपरागत व्यायाम यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा है? पहला ऑप्शन है डंक बैठक, या फिर गलखंब, सपाट मारना, या उपयुक्त सभी। तो चलिए सभी लोग उत्तर कीजिएगा। तो इसमें से सभी आपके सही उत्तर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। ये सभी भारत के, यानी कि गलखंब, सपाट मारना और दंड बैठक, ये भारत के पारंपरिक व्यायाम हैं। अगर आपको ऑप्शन में सपाट मारना मिल जाए तो आप टिक करेंगे, या दंड बैठक अगर मिल जाएगा तो यही आपका प्रमुख है भारत का परंपरागत व्यायाम। ओके, ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित जल क्रिया है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित जल क्रिया है जो फिटनेस के लिए आवश्यक मानी जाती है। आवश्यक जो मानी जाती है वो क्या है? वो आपका हो जाता है उपयुक्त सभी। तैराकी, वाटर पोलो और गोताखोरी, ये सभी आ जाते हैं जल क्रिया के अंतर्गत, और ये फिटनेस का एक आवश्यक तत्व माना जाता है। इसलिए ऑप्शन डी आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य जो शारीरिक गतिविधियों एवं मनोरंजन पर आधारित है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो शारीरिक शिक्षा एवं गतिविधियों एवं मनोरंजन पर आधारित है? पहला है झूमर, गरबा, भांगड़ा। तो ये सभी आपके लोक नृत्य हैं जो शारीरिक गतिविधियों एवं मनोरंजन पर आधारित हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटडोर गेम। इनमें से पूछा गया है आउटडोर गेम कौन से हैं? तो अगर हम बात करें हॉकी की, फुटबॉल की, खो खो की, तो ये सभी क्या हैं? आउटडोर गेम है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो गया। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं? सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा भाई, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं अभी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपना सपोर्ट जरूर बनाइए हमारे साथ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के विंग बनाए गए थे। जो भारतीय खेल प्राधिकरण है उसके कितने विंग बनाए गए थे? तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के जो विंग बनाए गए थे वो 2 बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, दिया गया है कि भारत की जो केंद्र सरकार है, भारत की केंद्र सरकार ने शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सन 1995 में सन 1995 ईस्वी में कौन सी संस्था चलाई थी? तो आपको इसमें ध्यान देना है कि LNCPE संस्था चलाई थी। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो LNCPE का से क्या तात्पर्य है? तो ये जो फुल फॉर्म है दोस्तों, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1995 में ये संस्था चलाई गई थी। फिलहाल इसकी स्थापना का एग्जैक्ट मुझे सन नहीं याद है, लेकिन जो इसका फुल फॉर्म है वो है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि तिरुवनंतपुरम में भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के अंतर्गत ये आयोजित किया गया था। तो ये भारत की केंद्र सरकार ने शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सन 1995 ईस्वी में
संस्था चलाई थी जिसका नाम था LNCPE, यानी कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज फिजिकल एजुकेशन, जिसे LNCPE कहते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि आयु बढ़ने के अनुरूप विभिन्न प्रकार के जो शारीरिक गतिविधियां करने की क्षमता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गामक विकास। क्या कहा जाता है इसको हम गामक विकास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बा इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। या फिलहाल आप ध्यान दीजिएगा, आयु बढ़ने के साथ अगर हम अनुरूप विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियां करने की जो क्षमता होती है उसको हम संज्ञात्मक विकास, मानसिक विकास या शारीरिक विकास या फिर गामक विकास। तो फिलहाल मेरे हिसाब से गामक विकास यहाँ पर करेक्ट उत्तर नहीं होना चाहिए, मानसिक विकास इसमें आपका करेक्ट उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन सा आपका करेक्ट उत्तर है, सी वाला ऑप्शन आपका टिक करिएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम मनुष्य का विकास करना चाहते हैं तो हमें उनके सभी अंगों का व्यायाम करना आवश्यक है। ये किसका कथन था? तो ये कथन था दोस्तों फ्राबेल का। क्या किसका कथन था? फ्राबेल का ये कथन था। फ्राबेल ने कहा था कि यदि हम मनुष्य का विकास करना चाहते हैं तो हम उनके सभी अंगों का व्यायाम करें। ये कथन फ्राबेल का था। ऑप्शन नंबर आ इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से इंडोर खेल कौन सा है? क्या बताना है आपको? यहाँ पर बताना है कि इंडोर, आउटडोर पूछा गया था, ठीक है, आउटडोर पूछा गया था। तो आउटडोर में क्या क्या सम्मिलित था? आप लोगों ने आउटडोर वाले में क्या देखा था? आउटडोर में जो सम्मिलित था उसमें हॉकी, फुटबॉल, खो खो, ये सभी क्या थे? आउटडोर गेम थे। लेकिन अगर इंडोर गेम की बात करें तो इंडोर गेम में आपका आ जाता है बैडमिंटन, ठीक है। इंडोर गेम में क्या क्या आ जाता है आपका? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है बैडमिंटन या फिर स्क्वैश, टेबल टेनिस। तो ये सभी आपके आ जाते हैं इंडोर गेम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का जो उद्देश्य था वो पहला उद्देश्य था कि शारीरिक शिक्षा को शिक्षकों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स का प्रबंध कराना। दूसरा था कि सेमिनारों का यानी कि सेमिनारों का आयोजन करना। सा ऑप्शन था कि खेल कॉन्फ्रेंस तथा क्लिनिक्स का आयोजन करना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। ये सभी राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर द इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण का निकाय, भारतीय खेल प्राधिकरण का निकाय इनमें से कौन सा है? पहला है कि भारतीय खेल प्राधिकरण का शासकीय निकाय, दूसरा है भारतीय खेल प्राधिकरण की वित्तीय समिति, मुख्य परियोजनाओं की शक्ति प्रदत्त समिति। तो इसलिए ऑप्शन नंबर टिक करेंगे डी वाला, यानी कि द ऑप्शन इसमें सही होगा। और भारतीय खेल प्राधिकरण का जो निकाय है वो भारतीय खेल प्राधिकरण का शासकीय निकाय है, भारतीय खेल प्राधिकरण की वित्तीय समिति, मुख्य परियोजनाओं की शक्ति प्रदत्त समिति, ये सभी आपके भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रमुख निकाय हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर द इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब की गई थी? चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कि श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? सन 1914 में। 1914 में श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना श्री अनंत वैद्य और अम्बाद दास वैद्य ने की थी। ये दो वैद्य थे। पहले कौन से वैद्य थे? जिनका नाम था अनंत, इनका नाम था अनंत वैद्य, और दूसरे जो वैद्य थे उनका नाम था अम्बादास वैद्य, ठीक है, अम्बादास वैद्य। इन्होंने 1914 में श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित साहसिक क्रियाकलाप होते हैं। शारीरिक शिक्षा से संबंधित साहसिक क्रियाकलाप होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि टूर टिप या पर्वतरोहण। ऑप्शन नंबर सा दिया गया ट्रैकिंग, और दा दिया गया है ये सभी। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, ये सभी शारीरिक शिक्षा से संबंधित साहसिक क्रियाकलाप होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत, माफ कीजिएगा, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जमुना ट्रैक किया है जो फिटनेस के लिए अच्छी मानी जाती है। तो
तो इनमें से आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द, यानी ये सभी हो जाएगा ब्लाटिंग हार्सेस, रोमन रिंग और पारेलस बार्स, ये सभी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत ज्योमेट्रिक क्रिया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इंडोर गेम, इंडोर खेल है, इंडोर खेल पूछा गया है। पहला दिया गया स्क्वैशेस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सभी, तो इसमें से करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द, ऑप्शन नंबर द आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी आते हैं इंडोर गेम के अंतर्गत, डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आत्मरक्षात्मक खेल है, आत्मरक्षात्मक खेल इनमें से कौन सा दिया गया है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जूडो, कुश्ती, मार्शल आर्ट या ये सभी, तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द आपका सही आंसर होगा, यानी कि ये सभी आत्मरक्षात्मक खेल हैं जिसमें जूडो, कुश्ती, मार्शल आर्ट ये सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का महत्व है, क्योंकि यह शिक्षा करती है, शारीरिक शिक्षा का महत्व पूछा गया है कि क्या महत्व है। पहला ऑप्शन दिया गया कि बालक में नेतृत्व के गुणों का विकास करना, या फिर व्यक्तिगत समायोजन का विकास, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदतों का विकास, या उपयुक्त सभी, तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, द वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन होगा। ये सभी शारीरिक शिक्षा के महत्व हैं, इसलिए ये शिक्षा अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर द करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा की भ्रांति नहीं है, शारीरिक शिक्षा की इनमें से कौन सी भ्रांति नहीं है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कौन सा, शारीरिक श्रेष्ठों या अनुशासनहीन पैदा कर माफ कीजिएगा अनुशासनहीनता पैदा करना, शारीरिक प्रशिक्षण या शारीरिक विकास, तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, द वाला ऑप्शन आपका शारीरिक विकास करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये शारीरिक विकास जो है शारीरिक शिक्षा की भ्रांति नहीं है, बाकी सभी भ्रांति हैं। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, शारीरिक शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या ये सभी, तो शारीरिक शिक्षा जो है वो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड। अगला प्रश्न देखिए, शारीरिक श्रम की कमी के कारण समाज में रोग बढ़ रहे हैं, शारीरिक श्रम की जो कमी हो रही है उसके कारण समाज में क्या रोग बढ़ रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है, हार्ट अटैक की संख्या ज़्यादा हो रही है, मधुमेह की ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा मधुमेह, मोटापा और हार्ट अटैक, ठीक है, ये सभी आपके करेक्ट उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर द आपका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है भौतिकवादी समाज का व्यक्ति को उपहार है, जो भौतिकवादी समाज है उसमें व्यक्ति को जो सबसे ज़्यादा उपहार है वो है चिंता, तनाव या कुष्ठता, तो ये सभी आपके सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, द वाला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता, तो यहाँ पर दिया गया सुदृढ़ शरीर, अच्छी भूख, पर्याप्त नींद व निरोग शरीर या प्रेम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द सही उत्तर होगा। प्रेम जो है वो शारीरिक शिक्षा या शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत नहीं आता है, प्रेम तो आप सब लोग जानते ही होंगे, है ना, सभी को पता होगा। चलिए फिलहाल टॉपिक की बात किया जाए। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन से कारक हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अच्छी आदत एवं भोजन, आराम एवं निद्रा, ये क्या है, ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ऑप्शन सा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को सोना चाहिए, तो एक स्वस्थ व्यक्ति को लगभग कितना सोना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए 6 से 7 घंटे की नींद एक स्वस्थ व्यक्ति को अनिवार्य रूप से लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर 22 इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण इनमें से कौन सा है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण इनमें से कौन सा है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ये उपयुक्त सभी आत्मविश्वास, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता या फिर समायोजन की क्षमता, तो ये सभी एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है, ऑप्शन नंबर 10 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शारीरिक एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को क्या कहते हैं, तो आपको इनमें से ध्यान रखना है कि जो उत्तम स्वास्थ्य है, उत्तम स्वास्थ्य हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए अवगत करते हैं, और इसी अवस्था को हम कहते हैं उत्तम स्वास्थ्य। क्या कहा जाता है, उत्तम स्वास्थ्य कहा जाता है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है? स्वस्थ जीवन वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के लिए योग्य बनाता है। तो ये कथन कहा था, किसने कहा था भैया? तो ये कथन बताया था J.F. विलियम्स ने। किसने बताया था? J.F. विलियम्स ने ये कथन दिया था। ऑप्शन नंबर आ इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए कथन पूछा जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, जिसमें स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इसमें दिए गए हैं। 4 से 5 कथन है, 5 से 6 कथन मानकर चलिए हैं, और इन 6 कथन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। लगभग वो 3 से 4 कथन जरूर पूछे जाएंगे। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्वास्थ्य के लिए आधारभूत आवश्यकता, स्वास्थ्य के लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? तो स्वास्थ्य के लिए जो आधारभूत आवश्यकता है वो पहला ऑप्शन है संतुलित आहार लेना, व्यायाम, उचित संवर्तन। ठीक है, तो ये सभी आपके करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। ये सभी स्वास्थ्य के लिए आधारभूत आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? तो स्वास्थ्य को कौन सा प्रभावित करता है? तो आपको ध्यान देना है कि स्वास्थ्य को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें वातावरण सम्मिलित है, जैविक कारक सम्मिलित है, सामाजिक कारक सम्मिलित है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, दा वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें उचित पोषण लेना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, उचित रहन सहन करना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर दा इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जो कि कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य संसार के लोगों को स्वास्थ्य का अधिक उच्च स्तर प्रदान करना, और विश्व स्वास्थ्य संगठन 194 सदस्य देश और 2 संबंध सदस्य हैं, जिसकी जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों को स्वास्थ्य का उचित स्तर देना है। चलिए इतनी बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मोटापे का मूल्यांकन करने की विधि कौन सी है? तो मोटापे का जो मूल्यांकन करने की विधि है वो है BMI। ठीक है, ध्यान रखिएगा, BMI यह मोटापे का मूल्यांकन करने की सबसे सर्वोत्तम विधि है। अगला क्वेश्चन है कि मोटापे का मुख्य कारण क्या है? मोटापे का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है अधिक प्रोटीन लेना, अधिक कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, या ज़्यादा मात्रा में सब्जी तथा फलों का सेवन। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? तो ऑप्शन सा इसमें सही होगा, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एंड वसा। अगर आप अधिक मात्रा में फैट और कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो मोटापा बढ़ने का ये सबसे खतरा होता है। ऑप्शन सा इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता से होने वाला रोग। तो आप सबको पता है कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता के कारण हमें मोटापा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सा इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटापे का मुख्य कारण क्या है? तो मोटापे का जो मुख्य कारण है वो है भोजन संबंधित आदतें, यानी कि अधिक सही समय पर भोजन या सही भोजन न लेना, वंशानुक्रम भी होता है, और कम शारीरिक परिश्रम के कारण भी मोटापा बढ़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर द इसमें सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि उच्च कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कब्ज में, अत्यधिक भार में, अल्प भार में, या कब्ज में। चलिए तो इसमें आपको ध्यान देना है कि अत्यधिक भार जब आपका बढ़ रहा हो, यानी जब मोटापा आपके पास हो, मोटापा जब बढ़ रहा हो, तो आपको कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बा इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति का आहार होना चाहिए। तो जो मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति हैं उनको अधिक मात्रा में जो लेना चाहिए वो कम कैलोरी युक्त भोजन लेना चाहिए। क्या? कम कैलोरी युक्त भोजन मोटापे में हमें ग्रहण करना चाहिए। ऑप्शन सा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन पदार्थ मोटापे से ग्रसित व्यक्ति अधिक मात्रा में ले सकते हैं? तो इनमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन दा, यानी हरे पत्तेदार की सब्जियां ले सकते हैं, नींबू की शिकंजी या स्प्रेटा दूध, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो दा वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटापे के व्यक्ति के आहार में निम्न में से होना चाहिए।
तो मोटापे के व्यक्ति के आहार में जो होना चाहिए वो होना चाहिए फल, सब्जी, सलाद एवं तरल पदार्थ। ठीक है, यहाँ पर केक, पेस्ट्री, जंक फूड और तले हुए पदार्थ बिल्कुल नहीं सम्मिलित होना चाहिए। ऑप्शन आ इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि व्यायाम के पश्चात शरीर की पुनः पूर्ति करने हेतु कौन सा पेय पदार्थ पीना चाहिए। पहला ऑप्शन है कॉफ़ी, चाय, नारियल पानी या फिर दूध। चलिए सभी लोग उत्तर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, नारियल पानी। ठीक है, नारियल पानी व्यायाम के पश्चात शरीर की पुनः पूर्ति के लिए हमें पीना चाहिए। सा ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग कम किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग कम किया जाता है, तो मोटापे में हम कार्बोहाइड्रेट का बहुत कम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सा इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च ऊर्जा युक्त आहार दिया जाता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग आंसर। तो उच्च माफ कीजिएगा, कम ऊर्जा युक्त आहार दिया जाता है। तो कम ऊर्जा युक्त जो आहार दिया जाता है वो मोटापे में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आ आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिक शारीरिक भार वाले व्यक्ति को कौन सा आहार देना चाहिए। तो अधिक भार वाले व्यक्ति को कम ऊर्जा युक्त या कम रेशेदार युक्त भोजन देना चाहिए। तो इनमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा कम ऊर्जा युक्त भोजन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा युक्त भोजन पदार्थ का अधिक सेवन करने का क्या परिणाम होता है। तो वसा युक्त भोज्य पदार्थ का अगर आप अधिक सेवन कर रहे हैं तो इसमें आपके भार में वृद्धि बनने की सबसे ज़्यादा जो है संभावना होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कैलोरी युक्त भोजन लेना आवश्यक है। अत्यधिक शरीर भार में, या कम शारीरिक भार में, या बुखार में, या उच्च रक्तचाप में। तो इनमें से आपको ध्यान रखना है अत्यधिक शारीरिक भार जब होता है तब आपको निम्न कैलोरी भार लेना चाहिए, निम्न कैलोरी भार आपको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, इसलिए कौन सा ऑप्शन टिक हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अत्यधिक शारीरिक भार में हम निम्न कैलोरी युक्त भोजन ग्रहण करते हैं। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति को आहार में कम मात्रा में क्या लेना चाहिए। तो मोटापे से जो ग्रसित व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको अपने आहार में सबसे कम जो लेना चाहिए वो वसा लेना चाहिए। सबसे कम आप वसा का प्रयोग करेंगे मोटापा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटापा कम करने में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा सहायक होता है। तो मोटापा कम करने में जो सबसे सहायक विटामिन होता है वो होता है विटामिन सी। सबसे ज़्यादा हम विटामिन सी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कैलोरी युक्त आहार प्रस्तावित किया जाता है। निम्न में से कैलोरी युक्त आहार प्रस्तावित किया जाता है मधुमेह में, मोटापे में, उच्च रक्तचाप में, या उपयुक्त सभी। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। मधुमेह, मोटापा और उच्च रक्तचाप में कैलोरी युक्त आहार प्रस्तावित किया जाता है यानी दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मोटापे का कारण क्या है। तो मोटापे का दो कारण है। पहला वसा का असंतुलन, अधिक कैलोरी युक्त भोजन करना। इसीलिए ऑप्शन सा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आ और बा दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति नाड़ शब्द से हुई है या इसका अर्थ क्या है। नाड़ी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो नाड़ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बहना, या फूंक मारना, या दौड़ना, या फिर ले जाना। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा बहना। इसका जो सही अर्थ है वो है, नाड़ का जो अर्थ है वो बहना से है। ऑप्शन आ आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विवेक का रास्ता है, राजयोग विवेक का रास्ता है, या फिर ऑप्शन नंबर बा कह रहा ज्ञान योग, भक्ति योग, या कर्म योग। तो आपको ध्यान रखना राजयोग, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजयोग विवेक का रास्ता है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाभूत अन्नमय कोश का संकल्प संगत होता है। तो इनमें से कौन सा फिल इन द ब्लैंक में भरा जाएगा। यहाँ पर पृथ्वी आएगा। पृथ्वी महाभूत अन्नमय कोश का सकल घटक होता है। ऑप्शन नंबर आ इसमें आपका करेक्ट उत्तर है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हमारी चेतना की एक अवस्था है। चेतना की अवस्था यहाँ पर पूछी गई है
कि इनमें से चेतना की अवस्था कौन सी होती है, तो स्मृति जो हमारी है, यानी कि स्मृति ये हमें चेतना की एक अवस्था प्रदान करती है। ऑप्शन सा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योसाचितवृत्त योग चित्तवृत्त किसने कहा है? महर्षि वाल्मीकि ने, ओशो ने, कृष्ण ने या महर्षि पतंजलि ने? तो ऑप्शन नंबर द आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। महर्षि पतंजलि ने ये कहा था, ये कथन दिया था। ऑप्शन नंबर द सही है। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्त नाम दिया योग है? ठीक है, तो इनमें आपको ध्यान रखना है, महर्षि वशिष्ठ के अनुसार, महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा था कि वह माफ कीजिएगा, महर्षि वशिष्ठ के अनुसार संसार सागर से पार होने की मुक्ति और युक्ति का नाम ही योग है। ऑप्शन आ इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, योग के प्रमुख कितने प्रकार हैं? तो योग के यहाँ पर प्रमुख प्रकार पूछा गया है, तो योग के प्रमुख 4 प्रकार हैं। ऑप्शन द आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग के तत्व कितने प्रकार के हैं? योग के तत्व कितने प्रकार के हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि योग के जो तत्व हैं उनके प्रकारों की जो संख्या है वो है जो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया, मंत्र योग, लय योग, राज योग। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? योग के तत्व होते हैं ये। ठीक है, दा वाला ऑप्शन आप यहाँ पर सही आंसर टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यौगिक क्रियाओं के पश्चात किया जाने वाला मंत्र कौन सा है? यौगिक क्रिया के पश्चात जो किया जाने वाला मंत्र है उसको कहते हैं भावना मंत्र। क्या कहा जाता है इसको? भावना मंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आ इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पीठ के बल लेटकर क्रिया किए जाने वाला आसन कौन सा है? चलिए जल्दी से बताइए कि पीठ के बल लेटकर किया जाने वाला आसन इनमें से कौन सा है? तो पहला आसन जो आता है उसको कहते हैं सेतु बंधासन। सेतु बंधासन जो है ये पीठ के बल लेटकर किया जाता है। हलासन भी आपका पीठ के बल लेटकर किया जाता है और स्वर्गासन भी आपका पीठ के बल लेट के किया जाता है। इसमें जो सम्मिलित है ये 3 प्रकार के पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर द आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुजंगासन है पेट के घाव को ठीक करता है या थायराइड ठीक करता है या आ व बा दोनों? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आ और बा दोनों, यानी कि जो भुजंगासन पेट के घाव को ठीक करता है, थायराइड भी ठीक करता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि रक्तहीनता के उपचार के लिए कौन सी क्रिया प्रभावी है? तो रक्तहीनता के उपचार के लिए जो क्रिया प्रभावी है वो इनमें से हो जाएगा पहला उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर आ 1, 2 और 4, यानी कि पहला है शलभासन, दूसरा है भुजंगासन और चौथा दिया गया सूर्य नमस्कार। तो ये सभी रक्तहीनता के उपचार के लिए किया जाने वाली क्रिया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा भुजंगासन और चौथा हो जाएगा सूर्य नमस्कार, यानी 1, 2 और 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ए वाला ऑप्शन आपका टिक करेंगे, आ ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हठ योग का ग्रंथ है। हठ योग का ग्रंथ पूछा गया है, तो आपको ध्यान देना है कि हठ योग, प्रादीपिका, शिव संहिता और घेरंड संहिता ये सभी हठ योग के ग्रंथ हैं। ऑप्शन नंबर द आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो आप सबको पता होगा कि योग सूत्र के जो रचनाकार थे वो पतंजलि थे। ऑप्शन नंबर आ आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि द्वारा मानी गई चित्त का प्रवृत्ति है। पतंजलि द्वारा मानी गई जो चित्त वृत्ति है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र। ये पतंजलि द्वारा मानी गई चित्त की वृत्तियां हैं। ऑप्शन नंबर बा इसमें आपका करेक्ट उत्तर है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के रचयिता, योग दर्शन के रचयिता कौन से? तो योग दर्शन के जो रचयिता हैं वो महर्षि पतंजलि हैं। ऑप्शन नंबर आपका सा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आस्तिक दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो आस्तिक दर्शन जो कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 6 प्रकार के आस्तिक दर्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर सा इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को हलासन नहीं करना चाहिए? हलासन मतलब आप पीठ के बल लेट करके ये योग करते हैं, ठीक है। और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको कौन से रोग वाले ग्रसित व्यक्ति हैं जिनको हलासन नहीं करना चाहिए?
तो आपको यहाँ पर सही उत्तर करना है दा वाला, क्योंकि अगर आपको उच्च यानी हाई ब्लड प्रेशर है तो आप क्या करेंगे, हलासन नहीं करेंगे। हृदय रोग यानी कि हार्ट प्रॉब्लम है तब भी आप हलासन नहीं कर सकते हैं, और स्किल डिस्क की समस्या है तब भी आप नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शन दा यहाँ पर टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि योगासनों का राजा कौन है। योगासनों का इनमें से राजा पूछा गया कि कौन सा है, तो यहाँ पर चक्रासन, चक्रासन ध्यान रखिएगा, इसको योगासनों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बा आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योगासन का मतलब क्या होता है। चलिए सभी लोग उत्तर कीजिएगा कि योगासन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि शक्ति और अवस्था, शक्ति और अवस्था ये क्या है, ये योगासन का मतलब होता है, इसलिए ऑप्शन द यहाँ पर टिक करेंगे आप। आ और बा दोनों आपके करेक्ट उत्तर होंगे, सही जवाब होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है कि किसी भी आसन माफ कीजिएगा, किसी भी आसन के सबसे अंत में किया जाने वाला आसन कौन सा है। चक्रासन, श्वासन, या फिर ऑप्शन नंबर सा कह रहा है कि वज्रासन या फिर पद्मासन। तो आपको ध्यान देना है श्वासन। किसी भी आसन से सबसे अंत में जो किया जाने वाला आसन है उसको श्वासन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बा आपका सही उत्तर है, करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि खड़े होकर कितने आसन किए जाते हैं। तो खड़े होकर के 15 प्रकार के आसन किए जाते हैं। कितने प्रकार के, 15 प्रकार के आसन लगभग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बा आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्राणायाम को करते समय व्यक्ति मधुमक्खी या भ्रमर की भांति गुंजन करता है। आपको ध्यान देना है इस प्रश्न को कि कौन सा प्राणायाम है जिसको करते समय व्यक्ति मधुमक्खी या जो भ्रमर होते हैं उनकी तरह गुंजन करता है। तो यहाँ पर भ्रामरी प्राणायाम, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भ्रामरी प्राणायाम करते समय जो व्यक्ति होता है वो मधुमक्खी या भ्रमर की तरह भंजन करता है। ओके, ऑप्शन गुंजन करता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भांत्रिका शब्द का अर्थ क्या है। भात्रिका शब्द का अर्थ क्या है। तो भात्रिका शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है धौकनी। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर आपका सही उत्तर, धौकनी शब्द क्या है, भांत्रिका का शाब्दिक अर्थ है। अगला क्वेश्चन है नजला, खांसी, दमा, हृदय और पाइल्स रोगों का अंत होता है भांत्रिका प्राणायाम में, सूर्यभेदी प्राणायाम में, या शीतली प्राणायाम में, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सूर्यभेदी प्राणायाम में नजला, खांसी, दमा, हृदय और पाइल्स रोगों का अंत होता है। ऑप्शन नंबर बा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्छा का अर्थ पूछा गया कि मूर्छा का अर्थ क्या है। तो मूर्छा का अर्थ होता है बेहोशी से। किससे होता है, बेहोशी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बा आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णमुखी मुद्रा किस प्राणायाम में पाई जाती है। तो स्वर्णमुखी जो मुखी मुद्रा है वो पाई जाती है किस प्राणायाम में, मूर्छा प्राणायाम में। मूर्छा प्राणायाम में षष्ठमुखी मूर्छा प्राणायाम की जाती है। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जाई प्राणायाम किया जाता है। उज्जाई जो प्राणायाम होता है उसको कब कैसे किया जाता है। तो उसको हम करते हैं लेटकर और बैठकर, ये दो प्रकार से हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं। ऑप्शन नंबर सा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चले अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी, भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब की गई थी, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कि भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब की गई थी। चलिए जल्दी से बताएंगे, सभी लोग इसका उत्तर करने का प्रयास कीजिएगा। तो भारतीय कबड्डी संघ की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो 1950 में की गई थी। सन 1950 में भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में कबड्डी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कबड्डी को हू तू के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से, हू तू के नाम से महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में कबड्डी का नामकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कबड्डी में खेलने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो कबड्डी के खेलने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या जो होती है वो 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। ऑप्शन आ इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी के मैदान का आकार कैसा होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जो कबड्डी का मैदान होता है वो कैसा होता है, वो आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार होता है। सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खो खो मैच की एक
पारी कितने मिनट की होती है। तो खो खो मैदान, माफ़ कीजिएगा, खो खो के मैदान का आकार भी पूछा जाएगा और इसमें आपके टाइमिंग भी पूछी जा सकती है और खिलाड़ी भी पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, खो खो मैच के एक पारी में जो मैच होता है वो कितने मिनट का होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 9 मिनट का होता है। खो खो का मैच एक पारी 9 मिनट का होता है। ऑप्शन बा यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खो खो के मैदान का आकार कैसा होता है। तो खो खो के मैदान का जो आकार होता है वो होता है आयताकार। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए कबड्डी मैच का समय होता है। जो महिला खिलाड़ी हैं उनके लिए कबड्डी मैच में कुल कितना समय दिया जाता है। तो यहाँ पर 30 मिनट का समय इनको मिलता है। ऑप्शन नंबर सा आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंक लाइन शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो बंक लाइन शब्दावली जो संबंधित है वो संबंधित है कबड्डी से। किससे संबंधित है? कबड्डी से बंक लाइन शब्दावली संबंधित है। ऑप्शन द यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी के मैदान में जो प्रकोष्ठ लाबी की चौड़ाई होती है वो कितना होती है। तो इसकी जो चौड़ाई होती है दोस्तों वो होती है 5 मीटर। कितनी होती है? 5 मीटर चौड़ाई होती है। अगला क्वेश्चन है कि खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो खो खो के टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 9 होती है। ऑप्शन द यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। चले अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में मनोरंजन का सही एवं उत्तम माध्यम कौन सा है। तो बच्चों में जो मनोरंजन का सही माध्यम है वो है पहला ऑप्शन शारीरिक क्रियाएं। शारीरिक क्रियाएं आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों में मनोरंजन का जो सही एवं उत्तम माध्यम है वो शारीरिक क्रियाएं हैं, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मनोरंजन में महत्वपूर्ण है। तो मनोरंजन में महत्वपूर्ण क्या है? पहला है खुशी, दूसरा है समय, संतोष और उपयुक्त सभी। तो इनमें से करेक्ट उत्तर कौन सा आप टिक करेंगे? दा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि कठिन परिश्रम के बाद मनोरंजन हमें क्या देता है। तो जब हम कठिन परिश्रम करते हैं इसके बाद में मनोरंजन हमें विश्राम, संतोष, आनंद देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर द यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि मनोरंजन का उद्देश्य है। मनोरंजन का क्या उद्देश्य है। तो मनोरंजन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है आनंद का प्राप्ति और व्यक्तित्व का विकास, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सा वाला ऑप्शन, आ और बा, इनमें दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट उत्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोरंजन क्या है। पहला ऑप्शन है समय की बर्बादी, तनाव से मुक्ति। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। कौन सा? माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर करेक्ट होता है। मनोरंजन का तात्पर्य है तनाव से, समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती है। नहीं तो आपने यहाँ पर सा वाला टिक किया था, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और बा में। तो मनोरंजन का जो तात्पर्य है वो तनाव से मुक्ति का है और समय की बर्बादी मनोरंजन से नहीं होती है, आपके शारीरिक विकास के लिए होती है। ऑप्शन बा यहाँ पर आप टिक करेंगे, तनाव से मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मनोरंजन उपचार में सहायक होता है। कौन सा मनोरंजन उपचार में सहायक होता है? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें से तनाव से मुक्ति मनोरंजन जो है वो, जैसे कि आप कह सकते हैं कि संगीत जो है वो एक प्रकार की ऐसी मनोरंजन है, एक प्रकार का ऐसा मनोरंजन है जो उपचार में आपको सहायता देता है, ठीक है। सा वाला ऑप्शन आपका टिक करेंगे, आपका करेक्ट उत्तर होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोरंजन की विशेषता। मनोरंजन की इनमें से पूछा गया है कि विशेषता क्या है। तो मनोरंजन की जो विशेषता है वो है तनाव से मुक्ति। तनाव से मुक्ति ही मनोरंजन की विशेषता है, ठीक है। पहला ऑप्शन मनोरंजन की विशेषता में आ जाता है लचीलापन, दूसरा है उद्देश्यपूर्ण, खाली समय का सदुपयोग या उपयुक्त सभी। तो इनमें से आप सही उत्तर करेंगे उपयुक्त सभी। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? दा वाला ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ये मनोरंजन की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन की प्रमुख विशेषता इनमें से पूछा गया है कि कौन सा है। तो आपको इसमें से ध्यान देना है कि जो सृजनात्मक मनोरंजन है यही सबसे महत्वपूर्ण है मनोरंजन की महत्व भूमिका या महत्वपूर्णता, ठीक है। बा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोरंजन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से व्यस्त होता है क्योंकि मनोरंजन उसमें व्यक्तिगत खुशी एवं संतोष मिलता है। ये कथन किसका था? तो ये कथन दिया गया था J.D. बटलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है। जेबी बटलर ने कहा था कि मनोरंजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से व्यस्त होता है क्योंकि व्यक्ति को उसमें व्यक्तिगत खुशी और संतोष मिलता है। तो ये बिल्कुल सत्य है और ये कथन दिया था किसने? जेडी बटलर ने दिया था। चलिए, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आप सबकी। तो दोस्तों आज की इस क्लास में लगभग हमने 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को सम्मिलित किया था जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। तो शारीरिक शिक्षा योग के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने आपको यहाँ पर आज सॉल्व कराया है। कल की क्लास में सेम इसी टाइम पर हम 100+ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होंगे आपके को करिकुलर कोर्स से संबंधित। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए ताकि जब क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन का पता चल सके। दूसरी बात, अगर आप इस क्लास का PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, लिंक दिया गया है, उस लिंक को ओपन कीजिए, वहाँ से आपको PDF सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। ओके, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।